नमस्कार दोस्तों, लर्न बीटेक में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हमारी जो संविधान है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन भारतीय संविधान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी ऐतिहासिक जो उसकी पृष्ठभूमि है वो किस तरह से तैयार हुई उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ए ट्रेडर। जो हमारा अंग्रेज़ था वो अंग्रेज़ आया था एज ए ट्रेडर, यानी एज ए व्यापार के तौर पे यहाँ पे आए थे 1600 में। और उन्होंने क्या किया, 1764 में यहाँ पर जब युद्ध हुआ बक्सर का, तो बक्सर के युद्ध में उन्होंने जो मुगल एम्परर शाह आलम था उसको हरा दिया। हराने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर था उसने उससे कहा अंग्रेज़ों ने कि मुझे इनकी दीवानी चाहिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो इन 3 जगहों की शाह आलम ने अंग्रेज़ों को दीवानी सौंप दी। अब अंग्रेज़ों ने अपनी जो कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर अपनी कहानियाँ शुरू की। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1773 से 1853 तक की ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर काम कर रही थी, ठीक है। लेकिन इसी बीच 1857 में क्या हुआ दोस्तों, आप जानते हो 1857 की महान क्रांति हुई थी। उसी के बाद ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन थोड़ा सा सजग हो गया। उसने जो पावर था वो वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी को न देकर अपने हाथ पर रख लिया। तो यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया की, जो 1858 से 1947 यानी कि आज़ादी तक चलती है। इन्हीं 2 मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे और पृष्ठभूमि देखेंगे किस तरह से सजाई गई हमारे जो संविधान थी उसकी। तो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बनाई गई, जो गवर्नर जनरल पोस्ट थी वो यहाँ पर डेवलप की गई। तो गवर्नर जनरल पोस्ट जब डेवलप की गई तो उसका पहला जो गवर्नर जनरल बना वो बना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया डेवलप किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कहाँ पर, कैलकाटा में। तो कैलकाटा में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसमें क्या होता था दोस्तों, एक चीफ जस्टिस होता था, एक सीजे था और 3 जज थे, ठीक है। एरिया कितना था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वही 3 प्रोविंसेस जो इनको दिए गए थे, वही 3 प्रोविंसेस पे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार हो गया, एससी का, ठीक। यहाँ पर क्या काम करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट देता था किसकी किसकी, रेवेन्यू की, सिविल की, मिलिट्री अफेयर्स की। इन 3 चीज़ों की जो रिपोर्ट होती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्रोड्यूस करते थे। नेक्स्ट आया अमेंडमेंट हुआ एक्ट में, जैसे हम सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं, 1781 में। 1781 में क्या हुआ दोस्तों, एक्सक्लूड रेवेन्यू मैटर्स टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जो रेवेन्यू मैटर था वो हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद पर्सनल लॉ, दैट इज जो कि आपका बनता था हिंदू और मुस्लिम का, इन्होंने क्या किया, हिंदू का हिंदू लॉ बना दिया, मुस्लिम का मोहम्मडन लॉ बना दिया। यहाँ से इन्होंने एक इस तरह से रचना तैयार की कि डिवाइड एंड रूल की रचना यहाँ शुरू हो गई थी। यहाँ से इन्होंने डिवाइड एंड रूल की रचना शुरू कर दी थी कि हम इनको एक साथ नहीं मार सकते, इनको मारना होगा तो थोड़ा थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने क्विट्स एक्ट 1784, पिट्स एक्ट क्यों रखा गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो पीएम था वो विलियम पिट था, इसलिए इसको पिट्स एक्ट 1784 बोला गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन अलग अलग हो गए, यानी व्यापारिक, जो अभी तक व्यापारिक और राजनीतिक चीज़ें एक साथ चल रही थी उनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से शासन आ गया डबल गवर्नमेंट का। क्यों, जो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या था, जो टेरिटरी कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, जो इंडिया पे यहाँ पर पोजीशन किया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो उसको बोलने लगे ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया।
और दूसरा सुप्रीम कंट्रोल। सुप्रीम कंट्रोल होता था ब्रिटिश के पास, मतलब ब्रिटिश का उनके पास हो, जो वहाँ से बैठ के खाली ये बोलता था आपको ये करना है, ठीक। तो दो यहाँ पर एक दो गवर्नमेंट डेवलप हो गई। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, नेक्स्ट आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का चार्टर एक्ट डेवलप हुआ। इसमें क्या हुआ, जो ट्रेड मोनोपोली थी जो 1793 से लगी हुई थी वो हटा दी गई। ट्रेड मोनोपोली का मतलब हुआ यहाँ पर, पहले क्या था, जो गवर्नमेंट थी वो किसी ऑथराइज या लाइसेंस पर्सन को देती थी, वही मर्चेंट कर पाता, मतलब व्यापार कर पाता था। अब इन्होंने वो चीज़ हटा दी, तो ओपन फॉर मर्चेंट हो गया। कोई भी व्यापारी अपना माल इधर उधर बेच सकता था, सारी चीज़ें ओपन होने लगी। इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो लोकल गवर्नमेंट थी उस पर इम्पोज टैक्सेस पर्सनस, यानी जो वहाँ के लोकल लोग थे उन पर टैक्स लगाने की छूट मिल गई इसको लगाने से। दूसरा यहाँ पर क्या था, क्रिश्चियन मिशनरीज भी इंडिया आ गई। वहाँ से क्रिश्चियन मिशनरीज का आने का एक सीन और था, अपने धर्म को बढ़ावा देना। तो ये जो टैक्स लगता था, ये अगर आप क्रिश्चियन धर्म अपनाते हो तो ये नहीं लगता था, तो इन्होंने अपने धर्म का प्रचार भी करना यहाँ से चालू कर दिया। नेक्स्ट आया दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। उसमें क्या हुआ, जो यहाँ पर एक पोस्ट बनी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी पहले पोस्ट थी दोस्तों यहाँ पर गवर्नर जनरल, अब यहाँ पर पोस्ट बनी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले जो यहाँ पर जो पोस्ट थी एक आपका कैलकाटा बंगाल तक ही सीमित थी। अब ये पूरे ऑल ओवर इंडिया जितना भी है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। कब बना था, 1773 में पोस्ट पहली बनी थी। लेकिन अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछोगे आप, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में डेवलप हुआ था पोस्ट, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक सबसे अच्छी चीज़ घटित हुई, स्टार्ट किया गया सीएससी। सीएससी मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे आप आज के समय में यूपीएससी भी बोलते हो, ठीक है। यहाँ पर इंडियंस के ये जो सर्विस होती थी ये इंडियंस के लिए नहीं थी, नॉट अलाउड फॉर इंडियंस या नॉट फॉर इंडियंस, ठीक है। यहाँ पर जो स्लेव पैटर्न था उसको बंद कर दिया गया। ये औपचारिक रूप से था, हालांकि चल रहा था उसके बाद भी, लेकिन औपचारिकता रूप से इसको रोका गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहाँ दोस्तों क्या हुआ, यहाँ सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी अब यहाँ पर जो क्या हुआ, जो आपकी कार्य प्रणाली थी और न्याय प्रणाली थी दोनों अलग अलग हो गई। मतलब जो लेजिस्लेटिव थी, जो विधान परिषद थी, और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग हो गई। अब इसमें क्या हुआ, विधानसभा और विधान परिषद जिसे हम कहते हैं वो दोनों अलग अलग होने लगे। तो यहाँ पर विधान परिषद बनाई गई मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल में और आगरा में। सबसे पहले यहाँ पर डेवलप हुई थी 1853 में, मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल में और आगरा में। यहाँ एक चीज़ और घटित हुई दोस्तों, 1833 में जो हमारा सीएससी एग्जाम्स चालू हुआ था, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, अब क्या हुआ 1853 में उसको क्या कर दिया गया कि वो जो मैकाले कमेटी आई थी उसके द्वारा इंडियंस के लिए भी अलाउड कर दिया गया। तो 1853 पहली बार इंडियंस यहाँ पर बैठ के अपने आईएएस के लिए प्रिपरेशन करते थे और देते थे। और आपको ये पता है कि हमारे यहाँ से आईएएस सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले निकाल दिया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद 1853 के बाद आप जानते हैं 1857 की हमारी क्रांति हुई थी, जिसे आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हो। यहाँ दोस्तों क्या हुआ, अब यहाँ से जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनाया गया। तो 1858 एक्ट में क्या था, ये जो एक्ट था ये बोला गया कि जो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोस्ट डेवलप की गई वो वॉइसराय आई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वॉइसराय की पोस्ट कब आई, तो 1858 में, जब 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, 1857 की क्रांति, उसके बाद आपकी वॉइसराय यहाँ पर पोस्ट डेवलप थी। इसको बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग। जो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग था
वो यहाँ पर पहला वायसराय बनाया गया। इसके साथ 15 मेंबर और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी इसके अंडर में काम करते थे। नेक्स्ट में क्या हुआ दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट बना जो 1861 बोला गया। इंडियन काउंसिल एक्ट, अब आप देख रहे हो यहाँ पे जब ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया बोलने लगा तो यहाँ से जो हमारे एक्ट थे, चार्टर और चार्टर एक्ट, वो कन्वर्ट हो गए किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट, अब इंडियन के नाम से चालू हो गए। यहाँ पे क्या होता है, 3 इंडियंस यानी 3 भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के हिस्सा हो सकते थे। कौन कौन थे वो, राजा ऑफ बनारस एंड पटियाला, ये 2 हो गए, और तीसरे थे सर दिनकर राव। ये 3 लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के हिस्से हो गए, यानी विधान परिषद में उनको हिस्सा मिला। अब क्या हुआ, न्यू काउंसिल जो थी, नई जो परिषद थी, वो कहाँ कहाँ बनी, बंगाल में बन गई 1862 में। एनडब्ल्यूपी दोस्तों यहाँ पर है जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थे, यानी जिन्हें आप 7 सिस्टर्स बोलते हो। हम आगे एक हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जो 7 सिस्टर्स हैं उन्हें नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस बोलते थे, वो 1886 में बनाई गई। पंजाब में 1857 में बनाई गई। ये न्यू काउंसिल्स डेवलप किए गए। इसके बाद जो डिपार्टमेंट वर्क भी डेवलप किया गया। पहले क्या था, सब एक ही साथ हो रहा था, एक ही के अंडर में हो रहा था। अब क्या किया गया, डाइवर्ट कर दिया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, अलग अलग सभी के लिए काउंसिल्स बनाए गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892। 1892 में दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर जो बजट होता था हमारा, उस पर हमें भी बहस करने की आज़ादी मिल गई, यानी पावर मिल गया, पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट। ठीक है, ये जो बजट था 1860 में वहाँ पर आपका ब्रिटिश में बन चुका था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, एड्रेसिंग क्वेश्चंस एंड एग्जीक्यूटिव से आपकी, पहले क्या होता था, पहले 1860 तक क्या होता था, बजट वहीं पे बनता था, यहाँ पे आके उसको मतलब एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। अब क्या होने लगा, यहाँ पर 1892 में यहीं पे बजट बनता था और यहीं से उस पर बहस करने की हमें आज़ादी मिली, क्वेश्चंस कर सकते थे उस पर। नेक्स्ट है दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें दोस्तों क्या हुआ, जो मॉर्ले था यानी कि सेक्रेटरी, और मिंटो ये वॉइसराय था, इसीलिए इसे मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बोला गया। मॉर्ले हमारा जो सेक्रेटरी था और मिंटो हमारा वॉइसराय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, जो मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो 16 से बढ़ाकर 20 कर दिए गए। ठीक है, पहले हमारे 16 होते थे, यहाँ पे 60 हो गए, सॉरी। फिर यहाँ पर जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, एज ए मेंबर, लॉ मेंबर यहाँ पर कार्य करने लगे, मतलब उनको इसमें जगह दी गई। यहाँ दूसरी चीज़ हुई, सेपरेट इलेक्ट्रेट, मतलब अलग अलग मतदान प्रणाली यहाँ से चालू हो गई। ये कौन था, मिंटो के द्वारा किया गया था, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट। मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट बोला गया है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल के यहाँ से पूरी तरीके से निष्पादित कार्य करने लगे, यहाँ से पूरी तरीके से डिवाइड एंड रूल वर्क करने लगे। और आपको ध्यान है, बंगाल विभाजन इसी में हुआ था 1909 में, सॉरी, डिवाइड एंड रूल का यहाँ से फॉलो होने लगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया आया। 1919 में एक घटना घटित हुई थी, आपको ध्यान है, जलियांवाला बाग कांड हुआ था हमारे यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, बना ये 1919 में था, आया ये 1921 में, यहाँ पे लागू 1921 में हुआ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वही मॉन्टेग्यू उस समय सेक्रेटरी था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये हमारा वाइसराय था। ठीक है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार भी कहते थे। इसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसफर था वो एक
रिजर्व यानी आरक्षित सब्जेक्ट बना दिया गया, ट्रांसफर रिजर्व कर दिया गया। पहले क्या था, सब एक ही में था, इसको अब एक आरक्षित कर दिया गया। अब क्या किया गया, इसमें और डिवाइड किया गया। जो इलेक्शन होने लगे डायरेक्ट इलेक्शन, वो क्या होते थे, अपर एंड लोअर हाउस, अपर एंड लोअर हाउस में हो गए, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, सेपरेट इलेक्ट्रेट, यहाँ पे सिख का अलग होने लगा, इंडियन, क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इन सब का अलग अलग मतदान होने लगा, अलग अलग इलेक्शंस होने लगे। इसके अलावा यहाँ एक चीज़ और हुई, जैसे यूपीएससी है, जो यूपीएससी एक संस्था थी पहले, वो अब यहाँ पे बनी, सेंट्रल पीएससी, पब्लिक सर्विस क्लास। यहाँ पे 1926 में इसकी स्थापना की गई, किसके कमरे में, ली कमीशंस के, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पर सेंट्रल बजट पेश किया गया इन भारत का। अब आते हैं दोस्तों जिस पे हमारी बुनियाद टिकी है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आजकल जितने भी आप अपने संविधान में एक्ट देखते हैं और आर्टिकल्स देखते हैं, वो कहीं ना कहीं यहीं से लिए गए हैं सारे, ज़्यादातर। तो 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में किए गए थे। आरबीआई यहाँ पर डेवलप किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट बनी 1937 में। यहीं पे दोस्तों म्यांमार अलग हुआ, 1935 में हमसे म्यांमार बना, उड़ीसा और सिंध के पोर्शन से काट के, उड़ीसा और सिंध अलग अलग, ठीक है। इसे ही जो ये एक्ट था, इसे ही नेहरू जी ने कहा ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, ठीक है दोस्तों। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया दोस्तों, ये जो आपका 1919 में ये जो एक्ट हो गया, उसके बाद 1932 में यहाँ पर कम्युनल अवार्ड भी दिए गए थे, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ दोस्तों, 1932 में अगस्त में इसमें दिए गए थे। हुआ कहाँ था, रामसे मैकडोनल्ड में, वहाँ पर दिए गए थे। इसमें होता क्या था, केवल मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस एंड ऑल्सो डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि हिंदू को छोड़ के सभी तरह के लोगों को यहाँ पर अवार्ड दिए गए थे। इसके संबंध में, चूंकि हिंदुओं को नहीं ये अवार्ड दिए गए थे, यहाँ पर क्या किया, गांधी जी ने आमरण अनशन किया था पुणे में, जहाँ पर इनको यरवदा जेल में डाला गया था। पूना पैक्ट इसी के संबंध में, सीट फॉर हिंदूज एंड एससी के संबंध में किया गया था। पूना पैक्ट यहीं इसी की वजह से हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। यहाँ हम एक ऊपर लेयर के बेसिस पे जानकारी ले रहे हैं, हम इस पर अलग से ही विस्तृत एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हर तरह की जानकारी हम लोग हर एक टॉपिक पे एक एक विस्तृत जानकारी लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसी में ही और क्या हुआ था, यहीं पे दोस्तों साइमन कमीशन भी आया था नवंबर 1927 में। यहाँ पर 7 मेंबर थे, ठीक है, जहाँ पर जॉन साइमन था, रिपोर्ट ऑन द कंडीशंस ऑफ इंडिया अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिस पे उन्होंने रिपोर्ट दी थी। इसी के साइमन कमीशन गो बैक लाला लाजपत राय ने किया था, और नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट यहीं से जो सर्टन चेंजेस हुए थे 1930 में जाके हुए थे। तो ये जो चीज़ें हुई थी ये 1935 के पहले ही हुई थी, उसके बाद 1935 यहाँ आया था, लागू किया गया था। जैसे ऐसे ही नेहरू जी ने कहा था ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसमें क्या हुआ था, 19 फरवरी 1947 को घोषणा की गई पीएम क्लेमेंट एटले के द्वारा। इन्होंने बोला 30 जून 1948 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या कहा कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो 30 जून 1947 को ही इस लॉर्ड माउंटबेटन बैठ के इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करने लगे। और आप आगे जानते हैं 1947 में ही आज़ादी हमें मिल गई थी, जो कि आज़ादी हमें मिली थी 30 जून 1948 के लिए, जिसके लिए घोषणा की गई थी। बट ये और एक राष्ट्र 2 भागों में डिवाइड हो गया, जिसमें से एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान।
दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे ही ख़त्म होता है। आगे हम इस पे और विस्तृत चर्चा करेंगे, और इसमें अगर कोई दिक्कत लगी हो या कोई परेशानी हो जो आपको, या आपको कोई सुधार लगता हो, तो हमें कमेंट और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।